नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंसेप्चुअल हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम अर्थात रुकना या ठहराव। गद्य या पद्य को पढ़ते समय जब हम कभी रुकते हैं या ठहराव लेते हैं जिससे उनका अर्थ स्पष्ट हो सके तो उन चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। जिन चिन्हों का प्रयोग उस समय हम करते हैं उन चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। आइए हम जानते हैं कि विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है। तो अगर हम बात करें विराम चिन्हों की संख्या की तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 मानी गई है। 20 बताया गया है, जिसमें पहला है अल्प विराम। अल्प विराम अर्थात जब हम गद्य या पद्य को पढ़ते समय थोड़ा ठहराव लेते हैं या थोड़ा रुकते हैं तो उसे अल्प विराम कहते हैं। अल्प विराम का चिन्ह ये होता है, राधा, सीता, गीता और मनोरमा एक ही कॉलोनी में रहती हैं। इसमें प्रयोग किया जाने वाला चिन्ह अल्प विराम चिन्ह है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों आगे अर्धविराम। दूसरा नंबर पे अर्धविराम है। अर्धविराम सूर्योदय हो गया, चिड़ियाँ चहकने लगी। अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा समय हम लेते हैं अर्धविराम में। अब आते हैं दोस्तों, तीसरा हम पढ़ते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम अर्थात पूर्ण विराम अंग्रेजी से नहीं लिया गया है, बाकी सभी विराम अंग्रेजी से लिए गए हैं। पूर्ण विराम का अर्थात है एक खड़ी पाई। तो बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि जब भी वाक्य पूरा हो जाता है तो एक खड़ी पाई दी जाती है, तो उसे ही पूर्ण विराम कहा जाता है। राम खाना खाता है इसका उदाहरण है और पूर्ण विराम का चिन्ह सबसे अंतिम में पीछे लगता है। अगला है दोस्तों उपविराम। किसी कथन को स्पष्ट करने के लिए उपविराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण है प्रदूषण एक अभिशाप है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, जहाँ विस्मय का भाव उत्पन्न हो, करुणा का भाव उत्पन्न हो, ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो आदि भावों को प्रदर्शित करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे हाय, आह, अरे। अगला है दोस्तों प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह जब प्रश्न पूछा जा रहा हो या प्रश्न पूछने की स्थिति उत्पन्न हो रही हो तो वहाँ पे प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए वह क्या लिख रहा है और वहाँ पे वो चिन्ह दे दिया जाए प्रश्न चिन्ह, तो आप पकड़ लेंगे कि ये वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक है और ये जो चिन्ह है इसको प्रश्न चिन्ह कहा जाएगा। आगे हम बात करते हैं कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्हों का प्रयोग किसी वस्तु को, किसी बात को या किसी कथन को पूरी तरीके से विस्तृत रूप से व्याख्या के रूप में लिखना, जहाँ पे उसके अंतर छुपे हुए अर्थ को प्रदर्शित करता है, तो वहाँ पे कोष्टक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर धर्म के संरक्षक थे। ये क्वेश्चन अगर इस तरह से भी लिख दिया जाए कि धर्मराज धर्म के संरक्षक थे, तो यहाँ पे पता नहीं चलता है कि कौन धर्मराज है, तो उसको स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे कोष्टक में युधिष्ठिर लिखा जाता है। इस तरीके से कोष्टक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं दोस्तों योजक चिन्ह। योजक चिन्हों का प्रयोग समस्त पदों के बीच किया जाता है, जैसे सुख दुख, लाभ हानि। अगला है 9वां है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह जब किसी की कही हुई बात को उसी प्रकार प्रकट कर दिया जाता है तो वहाँ पे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। अर्थात जब किसी की कही हुई बात को उसी तरीके से प्रकट कर दिया जाए जिस तरीके से उसने कहा है, तो वहाँ पे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग वहाँ पे करते हैं जब किसी प्रसिद्ध शब्द को या किसी प्रसिद्ध वाक्य को छोटे में लिखा जाता है। अक्सर इसका प्रयोग किसी छोटे शब्द के लिए किया जाता है, जैसे डॉक्टर के लिए डॉ लिख के लाघव चिन्ह लगा देते हैं। अगला है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का अर्थात विवरण चिन्ह को वहाँ पे प्रयोग किया जाता है जहाँ पे निर्देश देने की बात आती है या किसी चीज़ का विवरण करने की बात आती है, तो वहाँ पे हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। वचन के दो भेद हैं, उसके बाद विवरण चिन्ह लगा दिया गया है। इसका अगला है रेखांकन चिन्ह। जब किसी वाक्य में किसी विशेष पद को या किसी शब्द को, विशेष शब्द को रेखांकित करने की बात आती है, तो वहाँ पे रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे हम दोस्तों देखते हैं पदलोप चिन्ह। पदलोप चिन्ह का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जब वाक्य के किसी अंश को छूट गया है या उसका लोप कर देना होता है, तो वहाँ पे पदलोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं वहाँ जाऊँगा पर, बाकी पदलोप का चिन्ह लगा देने से हमें यह पता चलता है कि वाक्य आगे भी है या वाक्य के बारे में आगे भी बात की गई है, वाक्य अभी खत्म नहीं हुआ, वाक्य का कुछ अंश छूटा हुआ है। इसके बाद आगे हम देखते हैं दोस्तों पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पे किसी वाक्य का जो अंश होता है वही अंश नीचे भी लिखना होता है, तो हम पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा के दोबारा उसे लिखने से बच जाते हैं। जैसे रमेश पढ़ता है, उसी तरह मोहन पढ़ता है न लिखकर हम मोहन के बाद
पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं तो इससे समझ में आ जाता है कि मोहन पढ़ता है, लिखा गया है। आगे हम देखते हैं दोस्तों त्रुटिपूरक चिन्ह। त्रुटिपूरक चिन्ह को काकपद या हंसपद भी कहते हैं। जब हम वाक्य को लिखते समय कोई अंश हमारा छूट जाता है या कोई अंश हमारा विस्मरण हो जाता है तो उसे दोबारा से लिखने के लिए काकपद या हंसपद लगा के उस वाक्य के अंश को जोड़ देते हैं तो वहाँ पे त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग हो जाता है। इसके आगे है दोस्तों दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह यस प्रकार का होता है। जब किसी चीज़ को हम थोड़ा जोर दे के देरी तक बुलाते हैं या देरी तक लिखते हैं, देरी तक बुलाने में प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, ऐसे इस तरह से करके हम बुलाएंगे तो ये यहाँ पे दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। आगे है दोस्तों तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग जहाँ पर समानता प्रकट की जाए या फिर गणितीय विवेचना या गणितीय मूल्यांकनों को प्रदर्शित किया जाता है तो वहाँ पर तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों व्युत्पाद चिन्ह। व्युत्पाद चिन्ह किसी शब्द की उत्पत्ति को लेकर दर्शाने के लिए, किसी शब्द की उत्पत्ति को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे संस्कृत से उत्पन्न हुई पाली, पाली से उत्पन्न हुआ प्राकृत। इस तरीके से व्युत्पाद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला है दोस्तों टीका सूचक। टीका सूचक चिन्ह का प्रयोग टिप्पणी देने हेतु प्रयोग किया जाता है। जब किसी चीज़ की टिप्पणी दी जाती है, किसी चीज़ के बारे में बताया जाता है तो उसे स्टार लगा के या फिर अन्य चिन्हों के प्रयोग से, टीका सूचक चिन्हों के प्रयोग से उसे दर्शाते हैं या लिखते हैं। अगला है दोस्तों पाद बिंदु। पाद बिंदु अरबी फारसी शब्दों, जो अरबी फारसी शब्द आए हुए हैं उनके नीचे जब बिंदु लग जाता है तो उसे पाद बिंदु चिन्ह कहते हैं। और सबसे अंतिम है दोस्तों समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक जब कोई पुस्तक या लेख समाप्त हो जाती है तो उसके नीचे अंतिम में लगाया जाता है समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से हमने देख लिया दोस्तों कामता प्रसाद के अनुसार जो 20 हमारे विराम चिन्ह दिए गए हैं उन विराम चिन्हों को हमने आसानी से ख़त्म कर लिया है। बिल्कुल हम अभी थोड़ी इसके आगे हम देते हैं आपको पूरी तरीके से एक नोट, इसको आप नोट कर लेंगे जिससे आपको ये चिन्ह याद रहें बिल्कुल कौन सा चिन्ह क्या है। इसको याद करने के लिए हम अभी एक चार्ट बना के आपको दे रहे हैं। आइए दोस्तों बात कर रहे थे हम जिस चार्ट की, वो चार्ट आपके सामने है विराम चिन्हों का। इसको आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके फ़ोन में होना और आपके दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप किसी भी गद्य या पद्य को पढ़ते या बोलते समय या किसी भी प्रकार की कोई गलती ना कर सकें। वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सपोर्ट करिए दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।